अभिनंदन विद्यार्थीगण। रीड लेवल 2 साइंस आपके यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक है सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। जीवाणु पढ़ना है, कवक पढ़ना है और विषाणु पढ़ना है। पहले हम जीवाणु से शुरुआत ले लें। जीवाणु की डिटेल पढ़ें उससे पहले हम चले जाते हैं जो इस जीव जगत का वर्गीकरण हुआ था। समस्त जीवों को बांटा गया था। बहुत सारे वर्गीकरण प्रस्तुत हुए। सबसे पहले दार्शनिक अरस्तु का था। उन्होंने सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर पादपों को शाक, झाड़ी और वृक्ष में बांट दिया था। प्राणियों को उन्होंने आरबीसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बांटा। लीनियस आए, उन्होंने जगत पद्धति के आधार पर इसको बांटा। हकल ने त्रिजगत पद्धति के आधार पर बांटा। हकल ने प्रोटिस्ट की कल्पना की प्लांटी और एनिमलिया के बीच में। सबसे मान्य और सर्वाधिक प्रचलित पंच जगत संकल्पना लेकर आए वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकर। बाद में 1983 के अपने संशोधित संस्करण में इसे स्टोरर और यू शिंगर की बुक में भी स्थान मिला। आर.एच. व्हिटेकर का वर्गीकरण का क्या था? उन्होंने 5 समस्त जीव समुदाय को 5 भागों में बांटा। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी और 5वां था एनिमिलिया। मोनेरा जगत में जीवाणुओं को स्थान दिया गया। और ये जो बांटने का आधार था मैं आपको बता दूं, उसमें उन्होंने कम से कम 5 से 6 लक्षणों का आधार बनाया था। जैसे मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोट्स था, बाकी सारे के सारे यूकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव वो जीव माने गए हैं जिनकी संरचना में केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होगी और कोशिका अंग जो है वो अनुपस्थित होंगे। यूकैरियोट्स में ये दोनों ही संरचनाएं मौजूद होती है। उसके पश्चात इनके पोषण को आधार बनाया गया था। जैसे मोनेरा सोपोषी माना गया है। फंजाई चूँकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये परपोषी है। प्लांटी ये सोपोषी में आता है। एनिमिलिया परपोषी हो गया है। ये सारी आधारभूत इनके लक्षण थे जिनके आधार पर इनको पंच जगत में बांटा गया था। हमें अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है कि मोनेरा जगत के अंदर जीवाणुओं को रखा गया था। और ये संकल्पना प्रस्तुत किसने की? वो थे आर.एच. व्हिटेकर ने। तो पहला क्वेश्चनेबल लाइन जो हो गया हमारा वो ये रहा कि सभी जीवाणु मोनेरा जगत में रखे जाते हैं। आवास के आधार पर न्यूनताप, अधितापीय स्थल, नमीयुक्त स्थान पर जीवाणु सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। गंधक व आयरन झरनों में, शरीर के आंतरनाल में, मिट्टी के कणों में या वातावरण में ये स्वतंत्र रूप से भी मौजूद रहते हैं। आकार के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा है और इसको 4 प्रमुख रूप से पढ़ा जाता है, जिसमें पहला है गोलाकार जीवाणु कोकाई, दूसरा है दंडाणु बेसिलोस, तीसरा है कौमाकार विब्रियो और चौथा है सर्पिलाकार स्पाइरुला। ये इनका वर्गीकरण रहा। कशाब के आधार पर भी जीवाणुओं का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। कशाब बता दूं, ये जो धागेनुमा लंबी संरचना होती है, जो इनका लोकोमोटरी ऑर्गन यानी गमनांग होता है, अगर ये आकार में छोटे हैं जैसे पैरामीशियम में पाया जाता है तो उन्हें सीलिया कह देते हैं। और अगर ये आकार में लंबे हो जाते हैं तो इनको कशाब के रूप में बोला जाता है। कशाब के आधार पर जीवाणु के प्रकार हमने देखा मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पैरीट्राइकस। मोनोट्राइकस को ध्यान दीजिएगा। मोनोट्राइकस इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कशाब लगभग एकल होगा। लोफोट्राइकस में एक से अधिक संरचनाएं हैं। एम्फीट्राइकस में ये दोनों तरफ कशाब मौजूद है और पैरीट्राइकस में पूरे के पूरे जीव की संरचना पर ये मौजूद है।
जीवाणु संरचना में सरल लेकिन व्यवहार में जटिल होते हैं। उपापचय की दृष्टि से जीवाणुओं को देखा जाए तो ये अन्य प्राणियों से अधिक विषमता या विविधता लिए हुए होते हैं। इसके प्रमुख कारण समझिएगा। पहला, ये प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी होते हैं। चलो इनको प्रकाश संश्लेषी माना तो जाता है, लेकिन ये प्रारंभिक सूक्ष्म जीव होते हैं। और दूसरा आप कह सकते हो कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की इतनी क्षमता इनमें नहीं होती। ये रसायन संश्लेषी या कीमियोसिंथेटिक माने गए हैं, लेकिन स्वपोषी होते हैं। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषण कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन जीवाणु की, ये स्वयं संश्लेषी नहीं होते हैं, इसलिए अन्य जीवधारियों के या मूल कार्बनिक पदार्थों के ऊपर इनकी निर्भरता रहती है। आद्य जीवाणु में हम पढ़ते हैं आज कुछ विशिष्ट जीवाणुओं को, और उनकी विशिष्टता क्या होती है। कोशिका भित्ति में एक अंतर होता है, और यही अंतर जो है उनको प्रतिकूल दशा में अनुकूलन प्रदान करता है। जैसे लवणीय क्षेत्र में भी ये मौजूद होते हैं, ये इनकी विशेषता हो गई। हैलोफी बोला जाता है इनको। ये गर्म झरनों में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये वहाँ पे भी मौजूद रहेंगे। थर्मोएसिडोफिलस कहा जाता है इनको। कच्छ क्षेत्र में ये मौजूद रहेंगे, जहाँ मैथेनोजन के रूप में इनकी पहचान होती है। और मैथेनोजन रूमिनेंट पशुओं में, रूमिनेंट जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, गाय और भैंस आदि, उनकी आंत में ये मौजूद होते हैं। रूमिनेंट पशुओं के गोबर से मीथेन का उत्पादन होता है, जिसे हम जैव गैस कहते हैं, और ये ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रचलित है इनका उपयोग। आद्य बैक्टीरिया के बाद बैक्टीरिया का एक स्वरूप है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को वास्तविक जीवाणु भी कहा जाता है, और इनकी सबसे बड़ी पहचान इनकी कठोर कोशिका भित्ति होती है, और इनका एकल कशाब होता है। नील हरित शैवाल, समझिएगा, जीवाणु जब हम पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये है नील हरित शैवाल, BGAL के रूप में इसको जाना जाता है। नील हरित शैवाल में हरित पादपों के समान क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, निवही मतलब कॉलोनी बनाकर रहने वाले होंगे, या तंतु रूप में होंगे। समुद्री भी हो सकते हैं और ये स्थलीय भी हो सकते हैं। कॉलोनी के रूप में होने पर जेलीनुमा आवरण से इनकी कॉलोनी ढकी हुई होती है। प्रदूषित जल में यू बैक्टीरिया वृद्धिकारी होते हैं। इनका सबसे बेहतर उदाहरण है नॉस्टॉक और एनाबिना। नॉस्टॉक का एक चित्र आपके सामने दे रखा है, और नॉस्टॉक के इस चित्र में एक संरचना देखिए आप, हेटेरोसिस्ट दे रखी है। ये हेटेरोसिस्ट वह संरचना है जो पर्यावरण की नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन को मानव शरीर में उपयोगी करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए ये जीवाणु ही इनको हमारे लिए उपयोगी बनाते हैं ताकि हम इनका उपभोग कर सकें। रसायन संश्लेषी जीवाणु नाइट्रेट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग ATP उत्पादन के लिए करते हैं। ATP पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी जीवाणु आद्य और यू बैक्टीरिया के बाद एक तीसरे तरह का परपोषी जीवाणु है, जिनमें अधिकांशतः अपघटक होते हैं, और इनका काम जैसे दूध से दही बनाना है, प्रतिजैविक का उत्पादन है, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, किण्वन में ये सहायक होते हैं, रोगकारी भी होते हैं। ये हैजा, टाइफाइड और टेटनस ये प्राणियों के प्रमुख रोग हैं, और पादपों में ये नींबू कैंकर और आलू का गलन रोग पैदा करते हैं। जीवाणुओं में जो जनन है वो कोशिका विभाजन द्वारा होता है। अमूमन द्विविखंडन देखने को मिलेगा, और ये अलैंगिक प्रकार का जनन होता है। देखिएगा, द्विविखंडन से क्या तात्पर्य हुआ कि प्राणी हैं और ये जीव हैं, जीव के अंदर जो इनका आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है वो पहले 2 भागों में बढ़ जाएगा, फिर एक विखंडित ग्रुप बनना शुरू होगा, और बाद में ये 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है।
कभी कभार इसमें लैंगिक जनन भी उपस्थित हो सकता है। जीवाणु जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल नहीं भूल सकते माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा जीवाणु का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसमें आप कह सकते हो कोशिका भित्ति का सर्वथा अभाव होता है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है और सबसे बड़ा गुण इसका ऑक्सीजन के बिना माइकोप्लाज्मा का जीवन संभव है, रोगकारी है और इसे जो आप कह सकते हो जीव जगत का बहुरूपिया भी कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। ये था आपका जो हमारा रीड लेवल 2 साइंस में पहला टॉपिक है सूक्ष्म जीव का। और सूक्ष्म जीव में जीवाणु, बैक्टीरिया। अब हम अपने अधिगम को थोड़ा सा परख कर लें। पहला क्वेश्चन, जीवाणु का संबंध किस जगत से होता है? तो इसमें दे रखे हैं 4 आंसर आपके। पहला है प्रोटिस्टा, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्लांटी और चौथा है इसमें डी जो है इनमें से कोई नहीं। हमें सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, हमने ये पढ़ा था कि समस्त जीवाणुओं को मोनेरा जगत में रखा गया है और आपके ऑप्शन में मोनेरा नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जीवाणु है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक से क्या तात्पर्य हुआ? इनके केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाएगी और कोशिकांग का अभाव होगा। जीवाणु में निम्न में से असंगत लक्षण कौन से हैं? ये प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी हैं, ये कैरेक्टर होता है इनमें। संरचना में सरल एवं व्यवहार में जटिल, ये भी कैरेक्टर होता है इनमें। ये एक कोशिकीय प्राणी है, बिल्कुल ठीक। तो डी ऑप्शन, ये स्वयं संश्लेषी है? नहीं, ये स्वयं संश्लेषी नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपके अधिगम को थोड़ा सा परखा यहाँ पर हमने। और याद रखिएगा बस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो होगा वो यही रहता है, ज़्यादा उलझने वाले प्रश्न होते नहीं हैं। हाँ, तकनीकी प्रश्न जरूर होते हैं क्योंकि रीट को अध्यापक लेने हैं, उन्हें विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं लेनी है, गुरुजनों की लेनी है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ।